रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर। हो गया। सर हम लोग के सिलेबस में मैं अभी देखा, हाँ। ग्रेविटेशन है, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी है। अच्छा, ग्रेविटेशन का वर्क एनर्जी, फ्लोटेशन नहीं है। सर फ्लोटेशन शायद, हाँ नहीं सर अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी ग्रेविटेशन करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। पेज नंबर 127 पे ग्रेविटेशन है आप लोगों के सिलेबस में, क्या क्या, ठीक है। देखो यार, एक्चुअली इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, पर वो कहानी मैं आपको सुना नहीं सकता। कहानी सामने होते तो मजा आता, अभी मैं बोर हो जाओगे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कैमरा उतना ब्राइट नहीं हो रहा ना, स्क्रीन उतनी ब्राइट नहीं आ रही है। सर तो किसके ऊपर कहानी है? क्या बोल रहे हो? सर किसका कहानी है? सर न्यूटन का? न्यूटन अंकल की कहानी है बेटा। न्यूटन अंकल की कहानी है। ग्रेविटेशन जो ढूंढा था ना उन्होंने, उसकी, ग्रेविटेशन जो ढूंढा था उसकी स्पेशल कहानी है। जो आपने सुनी थी वो गलत है, जब एप्पल गिरा और उसने ग्रेविटेशन ढूंढ लिया, ये गलत है। सर वो तो क्वारंटीन में रह कर किया था। हाँ, जो भी है। तो हम लोग अभी कहानी सुनेंगे, कहानी नहीं सुनेंगे अभी, हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर देंगे ग्रेविटेशन की, बिना कोई फालतू इधर उधर की कहानी सुने, टू द पॉइंट पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में न्यूटन वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने एक स्टेटमेंट ऐसे फ्रेम किया था, वन ऑफ द नहीं, शायद दी फर्स्ट पर्सन जिसने किसी स्टेटमेंट को ऐसे फ्रेम किया था कि ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, आगे पीछे कुछ नहीं, सबसे पहले ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स फॉलो दिस लॉ। न्यूटन ऐसा पहला बंदा था जिसने कोई ऐसी बात कही थी, इसलिए वो इतना ग्रेट है। बाकी सब लोग कहते थे पानी ऐसे बिहेव करता है, लोहा ऐसे बिहेव करता है, मिट्टी ऐसे बिहेव करती है, ये ऐसे बिहेव करता है, वो ऐसे बिहेव करता है। कोई भी ऐसी बात नहीं करता था कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बिहेव करता है, दुनिया का छोड़ो, यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बिहेव करता है। ये बात करने वाला न्यूटन पहला इंसान था, ठीक है। अ, अब देखो, क्या बोल रहा था, न्यूटन, हाँ। तो उसने क्या कहा कि ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स attract each other. All the bodies in the universe attract each other by applying a very special force called gravitational force. By applying gravitational force, ठीक है। उसने कहा ये फोर्स कैसे लगता है, कितना लगता है, उसने बताया बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या फॉर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब समझ लो बात, ये जो लॉ बताया ना उसने, ये लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, मतलब जो फॉर्मूला बताया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स द फोर्स इज गिवन बाय, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे 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 छोटे, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इधर एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अब आप बोलोगे सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज बहुत छोटा हो, एक पॉइंट के बराबर हो, एक डॉट के बराबर। एक पॉइंट के बराबर होगा मतलब साइज उसका जीरो होना चाहिए, उसका डायमेंशन ही नहीं होना चाहिए, मतलब एक मिलीमीटर বা एक मिलीमीटर भी नहीं होना चाहिए, उससे भी छोटा होना चाहिए, एकदम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा होना चाहिए। लिटरल डेफिनेशन तो ये हुई। बट प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकली मतलब होता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस के मुकाबले इन ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, इस आर के मुकाबले इसका साइज और इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो
फॉर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स जो कि साइज में छोटे हैं, मास बड़ा होना चाहिए बट साइज में छोटे हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसा लगेगा? सबसे पहले तो सर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो M2 M1 को अपनी तरफ खींचेगा, M1 M2 को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही है, ठीक है। जितना फोर्स M1 M2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स M2 M1 पे भी लगाएगा। एंड दिस फोर्स, according to Newton, this force will be proportional to M1. It will also be proportional to M2, and it will be proportional to 1 by r square. ये दोनों के मास के प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय r स्क्वायर। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में डिस्टेंस r है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय r स्क्वायर। इसका मतलब कि फोर्स विल बी इक्वल टू G M1 M2 बाय r स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कैपिटल G इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट दुनिया के हर 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। दिस कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, या इक्वल टू लिख लो, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? इस कैपिटल जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल जी इज नॉट सेम एज स्मॉल जी। कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, वहीं स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। दोनों की यूनिटी अलग है, नंबर्स को तो भूल ही जाओ, ठीक है। कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले जाओगे पूरे यूनिवर्स में, 2 स्टार्स के बीच में फोर्स लगा लो, एक प्लेनेट और दूसरे प्लेनेट के बीच में फोर्स लगा लो, अर्थ का प्लेनेट और जुपिटर के सैटेलाइट के बीच में फोर्स लगा लो, सबके लिए ये कैपिटल जी कांस्टेंट रहेगा। बट ये जो स्मॉल जी है, दिस स्मॉल जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ के सरफेस पे ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मून के सरफेस पे 9.8/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ अर्थ सरफेस हो जाएगा। जुपिटर के सरफेस पे शायद ये 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, मुझे ठीक से मालूम नहीं, अंदाजे से मन में जो है बोल दिया मैंने। तो अलग अलग जगह पे इस स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। इस स्मॉल जी का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम होता है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो बेटा, यहीं पर मैंने बोला ये जो लॉ है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, पर हम लोगों ने मैथमेटिक्स लगा के एक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए फोर्स निकाला, और हमने पाया कि जितना ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, उतना ही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ट्रू है। मतलब किसी और शेप पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट स्फेयर पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। और क्योंकि हमारे सारे प्लैनेट स्फेयर हैं, इसलिए सारे प्लैनेट्स के सेंटर पे उनका मास मान के आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि मान लेते हैं ये अपना अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ पता है आप लोगों को? क्या 6000 किलोमीटर? हाँ, 6000 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस के मुकाबले हमारा साइज तो बहुत छोटा है, तो हम तो हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। हम क्या हो गए? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। पर अर्थ का साइज तो इस आर के कंपेरेबल है ना, इसका हमने बहुत छोटा नहीं है, इसलिए अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। बट अर्थ इज ए स्फीयर,
सो अर्थ इफेक्टिवली पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जो कि इस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसलिए अगर हमारा मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो अर्थ हम पे कितना फोर्स लगाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर ये लॉ यस काम सर। कर जाएगा क्योंकि अर्थ स्फीयर है। अगर अर्थ किसी और शेप का होता ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते। समझ में आया? Please explain once again. मैं कह रहा हूं हम अर्थ हम पर कितना फोर्स लगा रहा है इसको देखने के लिए मैंने बोला कि जो न्यूटन्स लॉ है इट इज वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, है ना? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज जो है वो डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है। अब क्योंकि हम अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत छोटे हैं इसलिए हम अपने आप को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मान लीजिए मैं अर्थ पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगाएगा अर्थ उसको निकालने के लिए मैं अपने आप को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूंगा क्योंकि मेरा साइज बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। बट अर्थ का साइज तो बहुत छोटा नहीं है ना इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसलिए हम अर्थ का क्या करें? तो अर्थ को हम लोग फिर से पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इज ए स्फीयर। एक स्फीयर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो बाय अज्यूमिंग दैट होल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं अर्थ सर के हम पूरे ये क्यों एज्यूम कर लेते हैं? सर कैसे एज्यूम कर लेते हैं बेटा सेंटर में उसके सर? उसके लिए प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस है जो आपके लेवल से बहुत ऊपर है। क्लास 11th में तो नहीं है, मतलब मैं 11th 12th में हर साल 3-4 बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो चीज सबको नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि बाकी बच्चे नहीं समझ पाते। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं उन्हीं को पढ़ा पाता हूँ 11 12th में। कॉलेज में बाकी लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो उसका जो डेरिवेशन है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्विंग है, काफी ज्यादा मैथमेटिकल है और वो अभी आपके लेवल के बहुत ऊपर है। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर वेक्टर सब लग जाता है और बहुत अच्छे से लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम एक स्फीयर को पूरे के पूरे सेंटर पे मान सकते हैं, स्फीयर के पूरे मास को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके ऐसे सर। में अर्थ हम पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अगर अर्थ का शेप स्फीयर की बजाय कुछ और होता तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है बेटा? Yes. सर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सर हाँ बेटा, सर तो हम लोग की बॉडी का रेडियस, मतलब हम लोग की बॉडी का साइज और एंट की बॉडी के साइज में तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर वो भी हमारी बॉडी भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ध्यान दो लगाती है। बेटा एक चींटी के ऊपर दूसरी चींटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, बस उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब अर्थ का शेप कुछ भी होता है वो हम पे फोर्स जरूर लगाती, पर उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर हम नहीं लिख पाते। समझ में आया? अगर अर्थ मान लो एक क्यूब होता तब भी अर्थ हम पे फोर्स लगाता, बट उसका जो फॉर्मूला होता ना वो फॉर्मूला कुछ और आता। ठीक है, तो सर एंट्स हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं? होती हैं, पर सोचो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻11 है ना। सर पर वो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, ध्यान दो, अभी आप अपने घर पे बैठे बैठे मुझ पे फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ही मास है, मेरे पास ही मास है। मास है तो फोर्स लगेगा। ठीक है, एंड दैट फोर्स विल बी गिवन बाय gm1 m2 बाय r स्क्वायर, क्योंकि आपका साइज और मेरा साइज दोनों का साइज हम दोनों के बीच में डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है। बट वो फोर्स आपको फील नहीं हो रहा। मैं आपके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हूं, आप मेरे ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स आपको फील नहीं हो रहा। वो फोर्स मुझको फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है। कैपिटल जी की वैल्यू 10⁻11, मेरा मास मान लो 80 kg, आपका मास मान लेते हैं 50 kg। 80 इंटू 50 कितना हुआ? 4000। 4000 इंटू जी करो कितना हुआ?
बहुत ही छोटा हो बहुत ही जाएगा कम हुआ। उसके बाद 1/r² और लगाओ। हाँ, और डिवाइडेड है ना, और छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो और छोटा हो जाएगा। तो ये फोर्स इतना छोटा है कि आपको और मेरे को फील ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उस फोर्स के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन आपको एक चीज बता दूंगा, अर्थ हमको नीचे खींच रहा है तो हम भी अर्थ को ऊपर खींच रहे हैं। ये बात डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे हम लोग? हाँ सर। यस ये सर। थे ना। मतलब मेरी इतनी औकात है कि मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ? उतना ही जितना अर्थ मुझ पे लगाती है। अर्थ ने मुझ पे कितना फोर्स लगाया? सर मान 9.8 लेते हैं मीटर 800 पर। न्यूटन। तो मैंने भी अर्थ पे 800 न्यूटन ही लगाया। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी इसको इसके साथ एग्री करता है। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ध्यान दीजिए, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, लेकिन वो जो फॉर्मूला दिया गया है ना, वो फॉर्मूला पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। सर हर दो ऑब्जेक्ट लगाते हैं उसका भी तो कोई प्रूफ होगा ना? बेटा ये ऑब्जर्वेशन से, ये लॉ है ना, लॉ ऑब्जर्वेशन से आते हैं। ठीक है, लॉ जो है वो ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। बाकी उस लॉ के ऊपर बाकी चीजें लॉ का यूज करके हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। सर कोई इसका कॉन्ट्रडिक्शन निकाल दिया तो? अभी तक तो नहीं निकला, जिसे निकल जाएगा उसने लॉ नहीं रहेगा। और ये सच है, साइंस ऐसी वर्क करती है। ठीक है, किसी ने कोई थ्योरी दी प्रूफ के साथ, हम उसे मान लेते हैं। कल को किसी ने बोल दिया नहीं गलत है, तो हमको मानना पड़ेगा गलत है। न्यूटन ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई थी जो आज हम जानते हैं गलत है। आइंस्टीन ने तो जितनी चीजें बताई थी उसमें से 80% चीजें मालूम है कि गलत बताई थी उसने। समझ में आई बात? तो सर फिर लाइट और साउंड में तो कोई ग्रेविटेशन नहीं होता है? यस सर, है ना? देखो बेटा, जब चीजें लाइट की स्पीड से मूव करने लग जाती है ना, सर साउंड मास तो पहले ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट। नहीं, साउंड के ऊपर फोर्स क्यों लगेगा? लाइट क्या है कि लाइट काफी कॉम्प्लेक्स है। लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है कि लाइट क्या है, बताना मुश्किल है। बट अगर चीजें लाइट की स्पीड से मूव करने लग जाती हैं, लाइट की स्पीड के आसपास मूव करने लग जाती हैं, तो उसके लिए दुनिया के कानून बदल जाते हैं। ठीक है, इस बारे में बात की ओके थी सर। किसने? आइंस्टीन ने। उसके लिए क्या लॉ लगेंगे, इस बारे में किसने बात करी थी? आइंस्टीन ने बात करी थी। उसने बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई थी उठपटांग, जो अभी हमारे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। अभी तक 100 साल पहले वो बोल गया, हमें मुझे आज भी समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं वो। ठीक है, सर कहा था टाइम फ्रीज हो जाता है, मतलब उस वो टाइम ऑब्जेक्ट के फ्रीज हो लिए। जाता है, मास चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, भराना हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। हम अपने थ्योरी में रहते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक पे रहते हैं। ओके सर। तो अब कैपिटल जी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या होता है? हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2/r², है ना? तो इसका मतलब कैपिटल जी क्या हो जाएगा? F r² अपॉन m1 m2, है ना? So capital G can be defined as, capital G is the force acting between two masses of 1 kg each when they are placed at a distance of 1 meter from each other. कोई दिक्कत? अगर m1 और m2 दोनों को 1 कर दूं, r को भी 1 कर दूं, तो G फोर्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। So Yes, sir. कैपिटल G की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? Capital G is the force that acts between two bodies of mass 1 kg each when they are placed at a distance of 1 meter from each other. ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. तो सर। उसकी डेफिनेशन हो गई कैपिटल जी। देयरफॉर कैपिटल जी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ 1 kg each when they are placed at a distance of 1 meter from each other। तो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी तो फोर्स लग सकते हैं ना, क्या लिखना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two point objects of 1 kg each when they are placed at a distance of 1 meter from each other। ये कैपिटल जी की डेफिनेशन है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। पिछले वाला कॉपी किया था कि नहीं?
Yes, sir. हाँ सर। ठीक। So done. डन। Yes, sir, done. अब देखो, अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला, ऑल द planets revolve around sun due to gravitational force between the sun and the planet. Thus gravitational force is responsible for the existence of solar system. आपको मैंने बताया था ना कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, मतलब अर्थ के सर्कल के सेंटर पे अर्थ सन है ना, हाँ अर्थ के सर। पाथ के सेंटर पे सन है, तो हाँ सन सर। की तरफ अर्थ पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसलिए सोलर सिस्टम को बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। मतलब हम अगर अर्थ पे खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लग रहा है अर्थ के द्वारा। हम पे अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसलिए हम अर्थ के ऊपर पड़े हैं। नहीं तो हम कभी नहीं कहीं निकल जाते, उड़ जाते हैं स्पेस में। आप, मैं, चिड़िया, एरोप्लेन, समुंदर, पहाड़, पेड़, पत्थर, जो कुछ भी है अर्थ पे क्यों है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ही नहीं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्यों है अर्थ के ऊपर? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एयर मॉलिक्यूल्स भी अर्थ को छोड़ के चले जाते, कोई एटमॉस्फेयर ही हमारे अर्थ पे नहीं होता। ठीक है। बारिश होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बारिश नीचे गिरती है। स्नो गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है। मून अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काट रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अगर अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काट रहे हैं। अगर ओशन में टाइड्स आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मून अर्थ के ऊपर रखे समुद्र के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सन समुद्र पे रखे हुए पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन है। वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो, बट मैं इसमें कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल है जो मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिए। ठीक है बेटा? सर अगर कोई इंसान स्पेस पे है तो फिर सन उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? कर रहा है। तो सर वो नेग्लिजिबल होगा ना सर, इसलिए नहीं बिल्कुल होता नहीं, है। निग्लिजिबल नहीं है, कर रहा है। ध्यान दो, आप आपके और मेरे दिमाग में एक चीज है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी यही पढ़ा था कि स्पेस में जाते हैं ना तो वेटलेस हो जाते हैं, मतलब अर्थ पे कोई फोर्स नहीं लगाता। ये पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है कि हाँ नहीं सर। पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है और आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे भी, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी, बट मैं वो चीज अभी बता देता हूँ। जब हम सैटेलाइट में होते, मान लीजिए हम लोग स्पेस में गए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पता क्या करता है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगातार अर्थ के अराउंड ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है अर्थ पे। पता है कि नहीं पता? सैटेलाइट अर्थ का चक्कर काटता है। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। पता है इसका फंडा क्या होता है? इसका फंडा ऐसे समझो, ये मान लो अपना अर्थ है, ये मान लो अर्थ के ऊपर एक पहाड़ है, स्पेशल पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। इतना ऊंचा पहाड़ होता नहीं बट बना लिया मैंने। इस पहाड़ पे खड़ा होके मैंने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर क्या होगा? पत्थर ऐसे जाके गिर जाएगा, है ना? हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। मैंने क्या किया, Yes, sir. एक दूसरा पत्थर फेंका थोड़ा तेज, तो पत्थर यहाँ जाके ऐसे गिरेगा, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा और तेज फेंकता हूँ पत्थर को, तो पत्थर जाके ऐसे गिरेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
थोड़ा और तेज फेंकता हूँ, पत्थर गिरेगा, ऐसे गिर रहा है, पत्थर 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 गिर रहा है, 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 गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, पर गिर नहीं पा रहा है ना? आया ना? हाँ सर। यस सर। यही है सैटेलाइट, यही सर है रियल सैटेलाइट। लाइफ में पत्थर ऐसे फेंकाएगा ही नहीं। अरे यार, मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं है और हमारे पास कुछ चीज ऐसी जो उसको बहुत तेज फेंक सकते हो, मतलब मेरे हाथ से नहीं फेंक रहा है, कोई मशीन है जिससे बहुत तेज मैं पत्थर को फेंक सकता हूँ, कोई रॉकेट है जिसका यूज करके पत्थर को मैं ऐसे फेंक सकता हूँ। सैटेलाइट तो फेंकते ही ना हम लोग। सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है? रॉकेट को लॉन्च किया, रॉकेट ऐसे गोल गोल घूम के गया और ऐसे गोल यहाँ से सैटेलाइट को छोड़ दिया, तो सैटेलाइट गोल 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 घूमता है। बेसिकली सैटेलाइट, रॉकेट ने यहाँ से सैटेलाइट को फेंक दिया, अभी सैटेलाइट पत्थर की तरह गोल 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 चक्कर काट रहा है। समझ में आई बात? यस सर। सैटेलाइट को चलाने के लिए कोई इंजन नहीं लगता, या सैटेलाइट बस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सैटेलाइट लगातार लगातार अर्थ की तरफ गिर रहा है, पर अर्थ तक कभी पहुंच नहीं रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ही पत्थर लगातार अर्थ पे सरफेस पे गिरना चाह रहा है पर पहुंच नहीं पा रहा अर्थ के सरफेस तक, और गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, वैसे सैटेलाइट लगातार गिरता जा रहा है। जब हम सर फिर स्पेस में अगर जाते वहां हैं, से जब हम अर्थ के चक्कर काट रहे होते हैं, हम लगातार अर्थ की तरफ गिर रहे होते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एक्सेलरेशन अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि हम पे फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा होता है। सर मून का केस भी तो तब सेम ही हुआ ना? क्या? हम मून का केस भी सेम है, मून लगातार अर्थ की तरफ गिर रहा है। अब समझो बात को, आप मतलब कभी प्लीज ये वाला एक्सपेरिमेंट मत करना, मतलब इतनी अकल तो होनी चाहिए आप में कि मेरे बोलने पे ये वाला एक्सपेरिमेंट ना कर दो। बट इमेजिन करो कि आप बिल्डिंग से कूद गए, प्लीज सच में मत कूदना, ठीक है? पर मान लो कि कोई आदमी करने से नहीं होगा, आपको खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। कोई आदमी एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद गया, तो क्या वो कूदने से मर जाएगा? आदमी गिरने से मर जाएगा कि नहीं मरेगा? बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूद गया तो? हाँ, यस सर। यस सर। नहीं, आदमी गिरने से नहीं मरता है, आदमी गिरने के बाद टकराने से मरता है जमीन से। ठीक है? अच्छा। इट्स नॉट द फॉल दैट किल्स, इट्स द चांद इम्पैक्ट पे ऑफ। जब हम लोग फ्लोट करते हैं तो फिर रॉकेट क्यों गिर जाता है, क्रैश लैंड हो जाता है? अरे सुन तो ले पहले, पूरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं, अगर कोई बंदा बिल्डिंग से कूद गया है तो कूदते ही थोड़ा ना मरता है, मरता कब है? जब गिरने के बाद। गिरने के बाद जमीन पे टकरा के मरता है, राइट? यस सर। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो क्या उसे डर लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता? यस सर। यस सर। किस चीज बहुत। का डर लग रहा होता है? कि नीचे जाके जमीन से टकराऊंगा उसका डर लग रहा होता है? नीचे जाके टकरा के मर जाऊंगा। स्पीड से। हाँ नहीं, सर। ध्यान दो ना, तो उसको अगर उसकी आंखें बंद कर दो, उसको जमीन नहीं दिख रही है, तब भी उसे डर लगेगा। ठीक है? स्पीड क्योंकि की वो वजह से। वेटलेस फील करेगा। हाँ, आपने सही बोला। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि जितनी देर वो गिर रहा है ना, उतनी देर वो वेटलेस फील करता है। समझ में आई बात? यस सर। जितनी देर वो गिर रहा होता है ना, उतनी देर वो नाइन्थ फिल्म में भी आती है। उतनी देर तक वो वेटलेस फील करता है। ध्यान दो मैं जो कह रहा हूँ, कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वेटलेस फील करता है, होता नहीं है, फील करता है। ठीक है? समझ में आई बात? इसलिए अगर आप इस तरीके से सैटेलाइट की तरह अर्थ पे गिर रहे होगे, अर्थ के चक्कर काट रहे होगे, या आप अर्थ के चक्कर काट रहे हो कि अर्थ पे गिर रहे हो? बताओ तो, अगर आप सैटेलाइट की जगह घूम रहे हो तो? सर अर्थ पे ऊपर गिरना चाह रहे हैं गिर लेकिन रहा। गिर नहीं पा रहे। गिर रहे हो, लगातार इफेक्टिवली गिर रहे हो, राइट? गिरते गिरते चक्कर अपने आप लग जा रहा है, बट गिर रहे हो, है ना? हाँ तो सर। जितनी Yes, देर sir. तक आप अर्थ की तरफ गिर रहे हो, उतनी देर तक अपने आप वेटलेस फील करोगे। आप अर्थ के चक्कर इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। समझो समझो बात को। आप अर्थ के चक्कर इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर नहीं लगेगा, अगर आप पर नहीं लगेगा, तो आप अर्थ के चक्कर नहीं लगा पाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ पे नहीं लगेगा
आप पे नहीं लगेगा तो आप अर्थ के चक्कर नहीं लगा पाओगे। आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रहे हो, बट क्योंकि आप इफेक्टिवली फ्री फॉल में हो इसलिए आपको वेटलेस फील होगा। अर्थ तब भी फोर्स लगा रहा होगा पर आपको वेटलेस सिर्फ फील होता है। उसीलिए कहते हैं कि जब हम स्पेस में जाते हैं हम वेटलेस फील करते हैं। सही में वेटलेस नहीं हो जाते, हमको वेटलेस फील होता है क्योंकि हम इफेक्टिवली फ्री फॉल कर रहे होते हैं, हम इफेक्टिवली अर्थ की तरफ गिर रहे होते हैं। अब सर किसी ने जैसे कहा लिफ्ट सर का देन हाउ केबल कट ह्यूमंस जाता है। रीच्ड मून। यार ये बिल्कुल ही अनरिलेटेड क्वेश्चन है कि भैया देखो यहाँ पर मून है, ये मून भी अर्थ के चक्कर काट रहा है ना, ये मून भी अर्थ के चक्कर काट रहा है। हम यहाँ से रॉकेट से हमको ऐसे फेंका गया, हम ऐसे करके मून पे लैंड कर गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा तेज फेंका था तो मून तक चले गए। सर फिर तो सर मून से वापस भी तो आना पड़ता है ना सर, तब कैसे होता होगा? दूसरे रॉकेट से वापस आ गए, या उसी अच्छा, रॉकेट में जो फ्यूल बचा था उससे वापस आ गए। तो वहां से भी फोर्स ला के फेंका गया ना अंदर। हाँ तो फ्यूल रॉकेट तो लेके गए थे ना, रॉकेट छोड़ के थोड़ा ना चले गए, उड़ के कूद थोड़ा ना गए थे मून पर। ठीक है, हाँ सर। ओके। हाँ तो कोई कुछ कह रहा था, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि छोटे ऑब्जेक्ट और बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैसे लगता है। तो मैंने आपको बताया बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होंगे तो फोर्स निग्लिजिबल लगेगा। एक अर्थ और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा तो एक सिग्निफिकेंट रेंज का लगेगा। मतलब मेरे ऊपर अगर अर्थ फोर्स लगा रही है तो वो ठीक ठाक फोर्स लगा रही होगी, करीब करीब 800 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी, है ना। और अगर अगर हम अर्थ और मून के बीच में फोर्स निकालें तो दैट फोर्स विल बी वेरी लार्ज, क्योंकि दोनों का मास बहुत बड़ा है। इवन दो डिस्टेंस इज लार्ज, मास दोनों का बहुत बड़ा होने की वजह से फोर्स बड़ा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻20 न्यूटन फोर्स लगता है अपने अर्थ और मून के बीच में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, Yes, sir. सो एक सेकंड, चैप्टर ज्यादा कुछ ये चैप्टर बहुत छोटा है क्या आप लोगों का? सर बोएंसी वाला सर फ्लोटेशन में पढ़ाएंगे ना? क्या चीज? सर बोएंसी फ्लोटेशन में हाँ, पढ़ाएंगे बुयांसी ना? फ्लोटेशन का पार्ट है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। अब क्या हुआ था ना, हमको लगता है कि सारा काम ग्रेविटेशन को लेकर न्यूटन ने किया है, ठीक है, पर न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन पे बहुत सारा वर्क हो चुका था। जैसे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड कैसे घूमते हैं इसके लिए सारी ऑब्जर्वेशन दूसरे साइंटिस्ट लेके बैठे थे। उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम था केपलर। एक्चुअली केपलर की भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, बट वो भी मैं अभी आपको ऑनलाइन में नहीं बताऊंगा। कहानियां जो है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटेशन की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंस तो है ही इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग। पर मैं उस सब आपको भी बताऊंगा नहीं यहाँ पे लाइव क्लास में या ऑनलाइन क्लास में उतना मजा आएगा नहीं इन कहानियों में। कभी मिलेंगे तब बात करेंगे। देखो, केपलर अंकल थे, उन्होंने क्या किया, प्लैनेट्स के मोशन, जो कि प्लैनेट सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं उस मोशन को ऑब्जर्व किया और प्लैनेट्स के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, सॉरी, ऑब्जर्वेशन को उसने कुछ अलग लॉज से एक्सप्लेन किया, केपलर्स लॉज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला था ना न्यूटन दूसरे साइंटिस्ट से अलग क्यों था, क्योंकि उसने बोला था ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स फॉलो दिस रूल। केपलर ने क्या किया था, उसने बात की था सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स ऐसे बिहेव करते हैं। केपलर ने क्या बोला था कि प्लैनेट्स ऐसे बिहेव करते हैं। मतलब सब लोग, पहले जो साइंटिस्ट थे वो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते थे। न्यूटन सबको यूनिफाइड थ्योरी दिया था। ठीक है, तो केपलर अंकल ने क्या कहा था, केपलर ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस लिए थे या दूसरे साइंटिस्ट ने लिए थे, केपलर ने असली में चोरी किए थे उन ऑब्जर्वेशंस को।
सही में चोरी किया था, पेपर्स लेके भाग गया था। सर टाइको ब्राहे का। हाँ, क्या सर सर? टाइको ब्राहे का। जो भी है वो सब छोड़ो, हाँ सर टाइको। मैं ज्यादा कहानी में नहीं जा रहा। सर बट एक बार रिपीट कीजिए ना। अरे एक्चुअली किसी और बंदे ने ऑब्जर्वेशंस लिए थे खूब सारा खर्चा करके 25-25 साल तक। जो भी ऑब्जर्वेशन लिए थे, केपलर उसके लिए काम करता था। केपलर वो सारे पेपर्स लेके भाग गया। ठीक है, सर मतलब तो वो केपलर का लॉ हो गया था। हाँ, क्योंकि बाकी जो जो बंदा ऑब्जर्वेशन ले रहा था ना, वो बंदा इतना ज्यादा, यूं समझ लो, क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस था कि वो बस बाइबल को सही प्रूफ करना चाहता था, उसको साइंस से मतलब नहीं था। वो प्रूफ करना चाहता था कि अर्थ इज द सेंटर एंड सन इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। जबकि जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, वो केपलर को समझ में आ रहा था कि यार ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये कहते हैं कि सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, हम सन के अराउंड घूम रहे हैं, सन हमारे अराउंड नहीं घूम रहा है। ये केपलर ने इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था, पर उसकी बात मान नहीं रहा था। उस बंदे का नाम मेरे को याद भी नहीं है और मैं याद रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बहुत ग्रेट आदमी नहीं था वो बस पैसा वाला आदमी था। तो केपलर क्या किया, उसने बोला तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमको कुछ समझ में तो आता नहीं, पता नहीं कहा सारे पैसे लेके साइंस को गलत रास्ते पे लेके जाना चाहते हो। वो ऑब्जर्वेशंस लेके भाग गया और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उसने मैथमेटिकल वर्किंग करी। उन वर्किंग वो सारा मैथमेटिकल वर्किंग करने के बाद उसने कुछ लॉज दिए। ठीक है, ये लॉज केपलर ने ही बनाए थे, ऑब्जर्वेशन किसी और के थे, बट उनके बेसिस पर लॉ केपलर ने ही बनाए थे। और केपलर के लॉ के बेसिस पर न्यूटन ने अपना लॉ बनाया, फोर्स इक्वल टू gm1m2/r²। न्यूटन को सब जानते हैं, केपलर को कोई नहीं जानता। सर गैलीलियो से भी न्यूटन लिया, केपलर से भी न्यूटन लिया, वो खुद तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा। मैंने बोला ना, कोई भी साइंटिस्ट कभी अकेले काम नहीं कर सकता, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी हैं। एक आदमी की लाइफ टाइम में हम इन चीजों को समझ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो केपलर्स लॉज क्या है? केपलर अंकल ने कहा कि सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ इलिप्टिकल पाथ। क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन in an elliptical path with sun at one of its focus। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीजें आपके लिए नई है सर। ये इलिप्टिकल पाथ क्या होता है और ये फोकस क्या होता है, और वन ऑफ इट्स फोकस मतलब कितने फोकस होते हैं, है ना? तो इसको समझने के लिए मैं आपको इलिप्स की एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसी के बेसिस पे मैं इलिप्स की हल्की डेफिनेशन दूंगा। असली में इलिप्स की डेफिनेशन कुछ और है, पर मैं आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको और कोई जो दूसरी डेफिनेशन है वो समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं एक डेफिनेशन दूंगा। मैं एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन दूंगा। क्या है देखिए, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? सर कोई? जिसका दो फोकस एक ही पॉइंट पे मर्ज करता है। अरे यार, ये फालतू डेफिनेशन, ये डेफिनेशन होती है सर्कल की। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? A circle is a closed figure in which any point of the line is from equidistant from the center. हाँ, ये डेफिनेशन होती है सर्कल की। आपने जो जो डेफिनेशन दी थी ना, वो आप क्या है कि इलिप्स की डेफिनेशन से सर्कल की डेफिनेशन पे आ रहे थे, जो कि गलत है। सर्कल की असली डेफिनेशन क्या है? सर्कल is a path such that all the points on the path is at a fixed distance from a given point। मतलब ये गिवन पॉइंट है, इससे सारे के सारे पॉइंट्स जो फिक्स डिस्टेंस पर है उनको जोड़ दो, तो जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा? Circular.
सर्कुलर पाथ बनेगा, इस पाथ को हम सर्कल कहेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस r जो है फिक्स्ड है, और जिस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है उसको क्या बोलेंगे, सर्कल का सेंटर। अब सर्कल ड्रॉ कैसे करोगे, आप बोलते हो सर कंपास से कर सकते हो, बट मान लो आपको ये आपके क्या नाम है, स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बहुत बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें सारे बच्चों को खड़ा करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? सर बीच में एक खंबा लगाकर उससे सर बीच में एक पोल गाड़ेंगे, उससे एक रस्सी बांधेंगे, रस्सी के एंड पे मान लीजिए चौक लगा दिया या कुछ लगा दिया, जिससे हम पाउडर, मान लीजिए पाउडर यहाँ से लगातार गिर रहा है, और उसके बाद हम इसको लेकर घूम जाएंगे, अपने आप सर्कल बन जाएगा। ऐसे बनाओगे ना सर्कल, के नहीं बनाओगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे बनाओगे सर्कल? यस सर। यस ये सर। हो गया सर्कल। अब एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वहीं से आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, 2 खंबे चाहिए होंगे। हमने एक खंबा यहाँ गाड़ा, एक खंबा यहाँ गाड़ा, ठीक है। मान लेते हैं इसके बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है या 6 मीटर, चल मान लेते हैं 6 मीटर डिस्टेंस। मैंने एक रस्सी ली जिसकी लेंथ 6 मीटर से ज्यादा है, लेट्स से 10 मीटर की रस्सी ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस रस्सी के एक एंड को इधर बांध दिया, दूसरे एंड को इधर बांध दिया, तो रस्सी क्या हो जाएगी, रस्सी थोड़ी ढीली सी अंदर पड़ी होगी ऐसे, है ना? है ना? यस सर। अब मैंने क्या किया, रस्सी के एक पॉइंट को पकड़ा और खींच दिया, तो रस्सी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। हाँ सर। ये टोटल लेंथ कितनी, 10 मीटर है, ये लेंथ प्लस ये यस लेंथ सर। 10 मीटर है ना। मैंने काम किया, इस पॉइंट को मार्क किया, और मैंने इसी तरीके से रस्सी को खींच खींच के अलग अलग पोजीशन पे लेके गया। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पर चौक रखी और इस तरीके से रस्सी के साथ घूम गया। तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, वो एलिप्स कहलाएगा। समझ में आई बात? बेसिकली एलिप्स कुछ दिखने में ऐसा होता है, ओवल शेप का। ओवल शेप का होता है। इसमें ये जो 2 खंभे गड़े थे ना, इन दोनों को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। F1 F2 2 फोकस होते हैं एक एलिप्स के। अगर मैं एलिप्स में कोई भी पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस F1 से प्लस उस पॉइंट का डिस्टेंस F2 से, इन दोनों डिस्टेंस का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इक्वल। ठीक है ना, इक्वल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो चाहे इस पॉइंट को ले लो, अगर ये वाला 10 मीटर है तो इन दोनों का सम भी, इसका और इसका सम भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर होगा। इसका और इसका सम भी 10 मीटर होगा। समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो 2 पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, फोकस कहेंगे। तो फोकस को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, फोकस इज अ पाथ सच दैट the sum of distance of any point on this path from 2 fixed points is constant. These 2 fixed points are called focus of the ellipse. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, अब sir. इसको कॉपी नहीं करना, नो सर। इसको कॉपी नहीं करना, ये मैंने बस बता दिया। असली में इसकी छोड़ो, इलिप्स के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया, इसको कॉपी नहीं करना। तो हमारा केपलर लॉ क्या कहता है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं अराउंड सन, with sun at one of the focus of the ellipse. ये इसका फोकस है। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपका प्लैनेट हाँ है। सर। ये वाला पॉइंट क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फारदेस्ट पॉइंट है। ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट पॉइंट, दिस इज farthest point, this is closest point and this is farthest point. ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। No, sir. तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि
इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये कहता है कि अगर मैं सन को प्लैनेट से जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये एक लाइन है जो सन और प्लैनेट को जोड़ रही है। जब ये प्लैनेट मूव करेगा, जब ये प्लैनेट मूव करेगा तो साथ में ये लाइन भी मूव करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। है ना? यस सर। तो सेकंड लॉ कहता है कि मान लीजिए प्लैनेट मूव करके 1 महीने में यहां से यहां पहुंचता है। लेट्स से प्लैनेट 1 महीने में यहां से यहां पहुंचता है, तो 1 महीने में ये जो लाइन है वो इधर से इधर पहुंच जाएगी, है ना? हाँ सर। तो ये लाइन ने, अगर मान लीजिए लाइन की जगह झाड़ू होता तो उस लाइन ने इतने एरिया में झाड़ू लगा दिया कि नहीं लगा दिया? यस लगा यस दिया। सर। तो हमारा सेकंड लॉ कहता है कि अगर 1 महीने में ये वाला एरिया झाड़ू लगाया है हमारी लाइन ने, तो किसी भी, मान लीजिए एरिया आपका 10 मीटर स्क्वायर है, लेट्स से 10 मीटर स्क्वायर बहुत छोटा नंबर बोल दिया बट मान लो 10 मीटर स्क्वायर है ये। तो अगर 1 महीने में यहाँ पर प्लैनेट ने 10 मीटर स्क्वायर का झाड़ू लगाया है, तो जब प्लैनेट यहाँ पहुंच जाएगा तब भी 10 मीटर स्क्वायर का ही झाड़ू लगाएगा। कहने का मतलब कि जब प्लैनेट इधर पहुंच जाएगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट हो जाएगा, है ना? तो 1 महीने में प्लैनेट यहाँ से यहाँ आएगा सच दैट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम हो जाए। इसको अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हो? द लाइन ज्वाइनिंग sun and the planet, the line joining sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time। अब सोचिए, यहां पर डिस्टेंस बड़ा है। अगर इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, हल्का सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, तो इसका ट्रायंगल की हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए बेस छोटी होने से भी सेम एरिया आ जाएगा, है ना? हाँ सर। बेसिकली क्या होगा, इस लॉ से ये समझ में आता है कि जब प्लैनेट दूर होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, पास में होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। समझ में आई बात? प्लैनेट ट्रैवल फास्टर व्हेन दे आर क्लोजर टू सन। समझ में आई बात? पास में आने पे स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी, दूर में स्पीड कम होगी। ठीक है बेटा? सर ऐसा क्यों? आप सोचिए, ये जो एरिया है, जब प्लैनेट थोड़ा सा मूव करेगा तो काफी बड़ा एरिया कवर कर लिया इसने। थोड़ा सा मूव करके यस प्लैनेट सर। ने बड़ा एरिया कवर कर लिया यहाँ पे कि नहीं कर लिया? यस सर। यहाँ पर उतना ही एरिया कवर करने के लिए प्लैनेट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यस सर। तो Yes. सेम टाइम में यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी। बेसिकली जब प्लैनेट पास में होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल कवर सेम एरिया। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा भी, ये सन से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अगर इसका डिस्टेंस ट्रेवल छोटा भी हुआ तो एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस, ये सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से उतना ही एरिया ट्रेवल करने के लिए प्लैनेट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा ना, डिस्टेंस कम हो गया तो। खैर ये सब केपलर ने नहीं कहा था, ये तो हमको न्यूटन ने बताया था कि पास में आने पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि केपलर ने क्या बताया था। केपलर ने बताया था कि दूर में होने पर प्लैनेट धीरे चलेगा, पास में आने पे प्लैनेट तेज चलेगा।
ये 2 लॉ हो गए। नाउ कम्स सर द थर्ड टोटल कितने लॉ हैं? लॉ। 3 लॉ है। देखो, पहले लॉ ने बस जनरल बात करी कि भैया सारे के सारे पाथ एलिप्टिकल होते हैं। दूसरा लॉ एक प्लेनेट के मोशन के बारे में बात कर रहा है, एक ही प्लेनेट के मोशन के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्थ ने जितना एरिया स्वीप किया उतना ही जुपिटर स्वीप करेगा, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है अर्थ दिसंबर में जितना स्वीप करेगा जनवरी में भी उतना ही स्वीप करेगा, जुलाई में भी उतना ही स्वीप करेगा। समझ में आई बात? फरवरी में थोड़ा कम करेगा क्योंकि फरवरी का महीना छोटा होता है। ठीक है, यस सर। तो ये कह रहा है अर्थ जितना एरिया, अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन जितना एरिया दिसंबर में स्वीप करेगी उतना ही जनवरी में स्वीप करेगी, उतना ही जुलाई में करेगी, उतना ही अगस्त में करेगी, उतना ही मई में करेगी, उतना ही अक्टूबर में करेगी। समझ में आई बात? क्योंकि इन सारे महीनों में एक 31 डेज होते हैं। तो ये कहा था सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ ये नहीं कहता कि जितना एरिया अर्थ स्वीप करेगा एक महीने में उतना ही एरिया जुपिटर स्वीप करेगा, ये नहीं कहता। दो प्लैनेट्स को कंपेयर करने के लिए सेकंड लॉ काम नहीं आता। दो प्लैनेट्स के मोशन को कंपेयर करने के लिए काम आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है कि जो एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r cube, where r is equal to average distance between sun and planet। समझ में आई बात? थर्ड लॉ क्या कह रहा है? थर्ड लॉ बात कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की, मतलब एक साल के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है अर्थ का ईयर और जुपिटर के ईयर को अगर आप कंपेयर करोगे तो अर्थ का ईयर 365 डेज है, जुपिटर के ईयर में कितने दिन होंगे, कितने अर्थ डेज होंगे, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट इज अगर दो प्लैनेट को कंपेयर कर रहे हो तो एक प्लैनेट का टाइम पीरियड अगर T1 है और दूसरे प्लैनेट का टाइम पीरियड T2 है तो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इट इज यूज्ड टू कंपेयर, वापस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दो। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टू डिफरेंट प्लैनेट्स। समझ में आई बात? दो अलग अलग प्लैनेट के टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को कंपेयर करने के लिए काम आता है। T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब। T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए इसमें गलती क्या होती है। आपसे कंपेयर कराया था दिन की लंबाई, बोलता अर्थ का एक दिन 24 घंटे का है, तो बताओ जुपिटर का एक दिन कितने घंटे का होगा। दोनों का डिस्टेंस, दोनों का आर दे देता है, तो क्या करोगे? इसका आंसर कैसे बताओगे? आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दोनों के टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बजाय दोनों के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन को कंपेयर करवा देगा। ठीक है, और आप आंसर गलत करके आ जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कि आप केप्लर्स लॉ का यूज करते हुए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या दिन की लंबाई को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि जुपिटर इतने दिन में घूमता है, अर्थ इतने देर में घूमता है, मार्स इतने देर में घूमता है, वीनस इतने देर में घूमता है, सैटर्न इतने देर में घूमता है। समझ में आई बात? सर बट अगर रोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया तो? आप बोल दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके सर। ठीक है, यस सर। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी द करेक्ट आंसर। आपको उसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है।
आप ये लिख दोगे, और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो लिखोगे कि Kepler's law of time period can be used to compare time period of revolution and not time period of rotation. ठीक है? So simply by knowing the distance of Sun from Earth and distance of Jupiter from Earth, we cannot determine the time period of rotation of Jupiter. But अगर मान लो 5 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आ जाए, but we can determine time period of rotation of Jupiter, that is the length of 1 year on Jupiter, and then जब आप एक साल जुपिटर का निकाल दोगे, T1 रख दोगे अर्थ का 365 डेज, T2 रख दोगे जुपिटर का अननोन, R1 अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम सन और R2 जुपिटर का डिस्टेंस फ्रॉम सन. अब प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि R1 में रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ जुपिटर डाल दिया. ठीक है? R क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड या डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट. कोई दिक्कत? नो सर. No, R sir. is the distance between sun नहीं and the समझ planet. आया। ठीक है? R is not radius. और R डिस्टेंस कौन Yes, सा? sir. एवरेज डिस्टेंस. क्योंकि आप डिस्टेंस देखो, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो कौन सा डिस्टेंस लोगे? एवरेज डिस्टेंस लोगे. ठीक है? Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना अब इसमें? No, sir. नो सर। नो सर. तो सर फटाफट एक तो न्यूमेरिकल्स इसका करा हाँ दीजिए। करा देते हैं बेटा, करा देते हैं. फटाफट वाले बेटा, पहले क्वेश्चन थ्योरी पढ़ेंगे फिर ना न्यूमेरिकल करेंगे. पहले कॉपी कर लो फिर न्यूमेरिकल करते हैं. Sir, copy तो हो गया. हो गया? हाँ सर हो गया. यस सर हो गया। ठीक है. अब देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले ना एक बार न्यूटन्स लॉ को हम डिराइव करके देख लेते हैं फ्रॉम Kepler's law. Let's derive Newton's law from Kepler's law. But we will derive only for circular orbits. Why? Because we don't know anything about ellipse. ठीक है? अच्छा, टाइम हो गया आपका, मुझे पता नहीं चला. तो बेटा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये काम. ठीक है? क्या है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक? डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ. लिख लो टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ. कॉपी कर लिया? यस सर। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. इस पे क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल से आ सकते हैं जो मैंने पढ़ाया. तो अगर अब न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं तो एक बार ये क्वेश्चन दिखा देता हूं सॉल्यूशन के साथ. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अ प्लैनेट इज 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. इन हाउ मेनी इयर्स दैट प्लैनेट विल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. समझ में आया? तो क्या बोलेंगे हम लोग? T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब, है ना? T1 अर्थ का ले लेते हैं 1 ईयर, R2 इज इक्वल टू 4 R1. क्वेश्चन में दे रखा ना. तो R2 को 4 और R1 डाल दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, T2 आ जाएगा 8 इयर्स. ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते. सिर्फ दिखने में, सुनने में थोड़ा डर लगता है पहली बार में, क्वेश्चन एकदम लल्लू होते हैं इसके. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फिर यस फॉर्मूला सर. लगाना है Yes, T1 sir. स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब. और ये हमेशा दो प्लैनेट्स के मोशन को कंपेयर करने के लिए होगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका यूज करके आप सीधे कोई किसी का टाइम पीरियड निकाल लो. इसका यूज हमेशा किसके लिए आएगा? दो प्लैनेट्स को कंपेयर करने के लिए आएगा. हमेशा जो काम आएगा क्या आएगा? T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब बाय R2 क्यूब. ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. चैप्टर अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं. ठीक है? ओके सर। Okay, sir. Thank Bye, you, sir. sir. Good Good night, night, sir. sir. गुड नाइट बेटा. Thank Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा. बाय. Good night, sir. Tata.